So, once again, a big hello. And I know many of you were waiting for this session, or finally today we are able to conduct this session. So, what we will do in this session, we will discuss about MCPS syllabus, exam important topics, और जो रीसेट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दोबारा एग्जाम देना है उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम दे विल दे कैन पास दिस एग्जाम. So, first of all, just hold on. Yes. People are still joining. चलें अब जो ज्वाइन कर रही हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपने रिकॉर्डिंग जरूर चेक करनी है ताकि ना कंटिन्यूटी रही सेशन में. दरम्यान में आप ज्वाइन करोगे तो फिर तो समझ नहीं आएगा. तो फिर रिकॉर्डिंग विल हेल्प यू. मैं इसको चैनल पे अपलोड कर दूंगी. ठीक है. सो सबसे पहले तो अबाउट द कोर्स. आई थिंक दिस टाइम ये फैब 2025 में हो रहा है. पहले तो मार्च में ही होता था. तो आपका एग्जाम जो है वो अब 25. आई एम होपफुल. आई बिलीव यही डेट है. तो होगा इंशाल्लाह. ये हमारा 6 मंथ का एक प्रीमियम लॉन्ग थ्योरी कोर्स है जिसके फीचर्स मतलब विजिबल हैं. लाइक लाइव सिलेबस कंपाइलेशन होगी, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, बैकअप विद लाइव सेशंस. जो भी जहाँ भी डिफिकल्टी आएगी ड्यूरिंग दिस जर्नी तो वहाँ हम लाइव सेशंस ले लेंगे. इसके बाद अलावा फ्लैश कार्ड्स हैं. डेली आपके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो टेलीग्राम पे होगी. टिल एग्जाम कोर्स आप एक्सेस कर सकोगे. और अगर आप इंसान बन के कोर्स फॉलो करते हो तो आई गिव यू 100% गारंटी कि यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम प्रोवाइडेड दैट आप कोर्स फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. कोर्स ज्वाइन करना इज नॉट गारंटी. फॉलो करना इज गारंटी. ओके. सो बिफोर दिस वी विल मूव. हम क्विकली ये देख लेते हैं कि what other candidates are, बाकी लोगों के क्या feedbacks are relevant to the course. Just hold on. Yes. ये I have this is only 1 minute की approximate मिनट की छोटी सी वीडियो है. लेकिन इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि जब ये लोग कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द कोर्स तो व्हाई नॉट अस. So that was about
सितंबर 2025 सक्सेस स्टोरीज। अब इंशाल्लाह हम we will be able inshallah to write the same success stories for FAB 2025 exam inshallah। तो ये कोर्स के फीचर्स हैं, यू कैन रीड इट। सो अब हम आते हैं टुवर्ड्स सिलेबस। तो सिलेबस शुरू में तो बहुत लगेगा कि आई कांट डू इट, बट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एक सीढ़ी चढ़ोगे तो इससे मुराद ये कि एक मॉड्यूल करोगे, फिर दूसरा मॉड्यूल करोगे, फिर तीसरा करोगे, फिर चौथा करोगे, एंड फाइनली यू विल कवर ऑल योर मॉड्यूल्स एंड देन यू विल बी एबल टू से यस वी हैव डिड इट। और मेरी बात सुनो, जब आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ ही लिया है तो क्या ही कोई एग्जाम है जो एग्जाम लाइक क्वेश्चन है जो एग्जाम से बाहर आएगा। फिर तो ये आउट ऑफ जो है क्वेश्चन है कि आप एग्जाम में कोई स्टेटमेंट पढ़ो और आपको इसका आंसर ना आए। इफ यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। चलो तो लेट्स स्टार्ट। ओके सो ये जस्ट एक मिनट। तो सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, ये सारी चीजें भी आ रही हैं। एग्जाम फॉर्मेट जो एमसीपीएस का होता है, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको तो अच्छे से पता है कि लाइक 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स होते हैं और हर पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं। फिर ब्रेक होती है, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉड्यूल्स की वो भी इक्वली होती है एमसीपीएस में। लाइक 50% क्वेश्चन ओप से आते हैं और 50% यूजली गाइनी से आते हैं, बट ये 60-40 भी हो सकती है। और ज्यादा वेटेज जो आपको एग्जाम में मिलती है वो क्लिनिकल क्वेश्चन की मिलती है। जो हमारे पास सोर्स है, अर्लियर इट वाज टेक्स्ट बुक्स, लेकिन अब जो है टेक्स्ट बुक्स सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं जो अपडेट हुई हैं रिसेंटली। तो वी विल डू दीज टॉपिक्स डायरेक्टली फ्रॉम द गाइडलाइन। तो इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड ईपीएम ड्यू फर्स्ट और इवन 10 टीचर नाउ फॉर योर एग्जाम, बिकॉज these books has been last updated I think 7-8 years बिफोर। तो इसके दौरान तो गाइनी की हिस्ट्री ही बदल चुकी है, तो यू कांट रिलाई ऑन दीज बुक्स। इनमें जो फर्स्ट लाइन है इट्स मीन अब वो चेंज हो चुका है, इनमें जो अप्रोच है या जो मैनेजमेंट है वो अब चेंज हो चुकी है। तो बेटर टू रीड डायरेक्टली फ्रॉम द गाइडलाइंस। हम ऐसा ही करेंगे कोर्स में, तो ये नहीं करनी। तो जो सिलेबस है, सॉरी मैंने ये जो मॉडिफिकेशन की है ना वो अपनी एफसीपीएस की स्लाइड से की है, तो कहीं कहीं आप ये देखोगे तो आई विल चेंज इट। तो ये जो आपका जो सिलेबस है, या लाइक मैं ये कहूँगी ये कैसे कंप्लीट होता है, तो ये मॉड्यूल में कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये सारे मॉड्यूल्स मिलके आपका सिलेबस डिफाइन करते हैं। तो ये कॉलेज की तरफ से मॉड्यूल्स के नाम है, यू कैन बस जस्ट रीड इट, नॉट इम्पोर्टेंट टू फोकस राइट नाउ। सो अब सोर्स वाइज अगर आप चाहें तो फिर ये आपके सोर्स वाइज चीजें हैं, लाइक जीटीजी है, नाइस है, टोग आर्टिकल हैं, साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर्स हैं, फिको की गाइडलाइंस हैं, एफएसआरएच की गाइडलाइंस हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, बैश है इन्फेक्शन के लिए, सर्जरी के लिए कंसेंट एडवाइजेज हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे जो कोर फाउंडेशन है आपके सीपीएसपी के एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग यूर एमसीपीएस, एफसीपीएस, आईएमएम, वटएवर जो भी सीपीएसपी एग्जाम लेती है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एसओजीपी की अपनी गाइडलाइन है, कॉलेज ऑफ सोसाइटी ऑफ गायनी एंड ओब्स ऑफ पाकिस्तान, देन ग्रीन टॉप गाइडलाइन, देन नाइस, देन टोग आर्टिकल, देन सिब्स। यूजली तो ये गाइडलाइंस आपस में इतनी इनकी कंट्रोवर्सीज नहीं है, लेकिन समवेयर यू विल सी के कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूँ, यूट्राइन एनोमलीज का जो टोग आर्टिकल है उसमें जो फर्स्ट लाइन है, या जो आप कह सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज एमआरआई, जबकि साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर में दिस इज 3D अल्ट्रासाउंड। तो ये चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी बनाना बड़ा जरूरी है। तो अगर कहीं पर डिस्प्यूट आएगा तो फिर तो 3D भी ठीक है, फिर तो एमआरआई भी ठीक है। चूंकि टोग आर्टिकल पहले आता है फिर सिप आता है, तो फिर टोग को हम वैल्यू देंगे, और जो कि टोग पे बन रही होगी हम वही बनाएंगे, ठीक है। या मैं एक और मिसाल दूं आपको, अर्ली प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन के लिए डबलिंग टाइम है, वो टोग आर्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंट है।
PUL का जो टॉप आर्टिकल है प्रेगनेंसी अपॉन लोकेशन का, और नाइस का डिफरेंट है। अब इनका 60, यहाँ 63 है, यहाँ 66 है, तो फिर तो चेंज हो गया है, तो फिर अब दोनों ही ठीक है, लेकिन की कौन सी चीज बनाएगी? नाइस बनाएगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर नाइस और जीटीजी में कोई मसला होता है तो फिर क्या करना है? फिर की क्या बनाएगी? फिर हम जीटीजी पे बनाएंगे। अच्छा, अगर जीटीजी में और एसओजी पे में मसला होता है, जैसे लाइक एग्जांपल लें एनीमिया की, जिसमें आईबी आयरन हमारे फर्स्ट लाइन है इन पाकिस्तान, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रीवलेंट है ये एनीमिया, और जीटीजी में फर्स्ट लाइन, जीटीजी में तो नहीं, बेसिकली इसका टॉप आर्टिकल है, उसमें फर्स्ट लाइन जो है, उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो ओरल रूट है। तो फिर अब हमें क्या फॉलो करना है? वो विल फॉलो ऑब्वियसली एसओजीपी, राइट? तो करने ये सारे ही हैं, लेकिन जहाँ छोटी छोटी माइनर यू नो कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगी, उसके लिए फिर हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे। फॉर अस द टॉप रेटेड या मोस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है? एसओजीपी, देन जीटीजी, देन नाइस, देन टोक, मतलब टुडे ऑब्स गाइनी आर्टिकल्स होते हैं ये, देन साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर्स। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी गाइडलाइंस हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए FSRH गाइडलाइंस हैं, या डिस्चार्ज भी, जनरल डिस्चार्ज पढ़ने हो आपने, उसके लिए भी FSRH की गाइडलाइंस हैं, क्योंकि वो भी इन्फेक्शंस बनाते हैं ना, तो बेसिकली इन्फेक्शंस के लिए और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमें FSRH एंड बैश गाइडलाइंस करनी होती हैं। ठीक है? इसमें ऑन्कोलॉजी ऐड नहीं है, उसके लिए हमें फिगो गाइडलाइंस करनी होती हैं, वो फिर आगे आ रही है। सो फार चीजें समझ आ रही है? मैं स्टेप बाय स्टेप, लेयर्ड बाय लेयर चल रही हूँ कि लाइक सिलेबस से क्या मुराद है, सिलेबस में कितने मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स के कितने सोर्स होते हैं। क्योंकि देखो ना, अब बुक्स तो हम पढ़ नहीं सकते। ईबीएम पहले तो ये होता था कि ईबीएम उठाई, गोली मारो सिलेबस को, गोली मारो मॉड्यूल को, सोर्सेज को, आपने बस एक बुक करनी थी, दैट्स इट, जिंदगी आसान थी। अब जब तक एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की वो जो बुक है ईबीएम की, वो अपडेट नहीं होती, तब तक तो हमारे पास कोई और सोर्स है ही नहीं कि डायरेक्टली हमें इन मॉड्यूल्स को देखना पड़े और इन गाइडलाइंस को देखना पड़े। और ये सबसे ट्रिकी काम है, अगर आप अकेले पढ़ते हो ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि आपको पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लाइक वी आर डूइंग नाउ डेज अर्ली प्रेगनेंसी, तो अर्ली प्रेगनेंसी की जीटीटी 2016 की ही है, ठीक है, लेकिन नाइस 2023 अपडेट हुई है, जिसमें मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अर्ली प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस को उन्होंने डिस्कस किया, और थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं। अब बंदा किसको फॉलो करे, जीटीजी को या नाइस को? तो फिर जीटीजी ने कल ही एक डाटा निकाला है अपनी गाइडलाइन को, जैसे डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं ना, तो ऊपर डाटा लिखा होता है, उन्होंने बोला है कि इस चीज के लिए आप नाइस को फॉलो करें। तो अब तो हर गाइडलाइन के लिए लाइक गूगल ही करते रह जाओगे, और कोई टॉपिक से कोई 300-400 है, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि अलोन यू कैन डू दिस। तो यू मस्ट स्टडी विद समवन जो अपडेटेड हो, या कोई ग्रुप हो या कोई कोर्स हो। ठीक है? क्योंकि पहले क्या होता था, ईबीएम पढ़ लेते थे, डिवोर्स पढ़ लेते थे, अब पढ़ नहीं सकते। आप पढ़ने का बहुत नुकसान है, जैसे ओप्स कोलिसेसिस, अगर आप ईबीएम डिवोर्स से पढ़ेंगे, तो आप कैसे वो ओप्स कोलिसेसिस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? क्योंकि ओप्स कोली तो 2022 में अपडेट हो गई है, उसकी तो सारी एबीसी चेंज हो गई है, प्रीटर्म लेबर, पी फ्रॉम, इंडक्शन की गाइडलाइंस, दे आर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं। एक चीज जैसे मीफीप्रोस्टोन 2023 से पहले हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे मिसकैरेजेस में, अब कर रहे हैं बिकॉज 2023 की अपडेट्स आ गई। ठीक है? जैसे आयुर्वेद की गाइडलाइन है, आप पढ़ते रहे हो हमेशा से, माइनर मेजर रिस्क फैक्टर्स, है ना? अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है 2024 में। IUGR या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज की बिल्कुल ब्रांड न्यू ग्रीन टॉप गाइडलाइन लॉन्च हुई है, जो कि टोटली डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस वन। तो आप नहीं कर सकते ना बुक्स पर रिलाय। हम्म तो पढ़ने तो गाइडलाइंस पढ़ेंगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किस गाइडलाइन से करना है और उसमें क्या चीजें हैं जो मुझे देखनी है? और मे भी आप गाइडलाइन पढ़ भी लो, तो आपको ये तो नहीं पता ना कि दूसरी गाइडलाइन में क्या है, उनको कंपेयर कैसे करना है, और जब मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने कौन सी की किसके मुताबिक बनानी है, इनमें से स्ट्रॉन्ग क्या है? तो इट्स नाउ हाईली डिफिकल्ट। और अब बहुत ज़रूरत है कि आप अपने शेल से बाहर निकलें, कुएं से बाहर निकलें, लोगों से बातचीत करें, कंबाइन स्टडी करें, अपडेटेड रहें। अपनी फैकल्टी में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप तो लाइक कैसे प्रैक्टिस करोगे? आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे अपनी अपनी फैकल्टी में, अगर आपको नहीं पता चीज़ों का, जैसे वो डायनामिकली चेंज हो रही होती है। ठीक है? सो
ओवरऑल जो हमारा सिलेबस है ना 60% वो एचजीटीजी और एसओजीपी से कवर हो जाता है। 20-30% जो मटेरियल जो टॉपिक्स हैं उसके लिए हम नाइस हमें पढ़नी पड़ती है। और इसके बाद कुछ रैंडम मॉड्यूल्स हैं जो कि डेडिकेटेड गाइडलाइन से कवर होते हैं। ठीक है, जैसे एंटीनेटल में बहुत सारे साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर्स आपने पढ़ने हैं, या जो आप कर चुके हो तो आपको अंदाजा होगा। कॉन्ट्रासेप्शन सारी एफएसआरएच से पढ़नी है, और ये एफएसआरएच बिलीव मी 2029, 21 और 22 में सारी की सारी गाइडलाइंस हैं। तो ईबीएम और ड्यू 2016 की बुक है। तो पूरी कॉन्ट्रासेप्शन ही रिस्क पे है, दाव पे है, अगर इफ यू आर रीडिंग ईबीएम एंड ड्यू फर्स्ट। फिगो लास्ट वन अपडेटेड टू इन 2023, जिसमें एंडोमेट्रियल कैंसर बिल्कुल चेंज हो गया, वो कैंसर रहा ही नहीं जो ईबीएम और ड्यू फर्स्ट में। और इसके अलावा बाकी सारे कैंसर्स 21 के अपडेटेड है। स्टेजिंग चेंज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू स्टेज क्लासिफिके, जो इसकी मैनेजमेंट है वो चेंज हो चुकी है। तो सारी ऑन्कोलॉजी और अर्ली प्रेगनेंसी फिगो से पढ़नी है। लाइक आप तो माइजोप्रेस्टोल का जो फ्लो जो है शीट फॉलो कर रहे थे वो 2017 की कर रहे थे, अब 2023 की अपडेट्स आ गई हैं, चेंज हो गई हैं, तो फिर आपको फिगर नहीं करनी पड़ेगी ना। इन्फेक्शन चेंज हो गए हैं, कंसंट्रेट डिवाइसेस में जो इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंट कमिंग एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो ही चेंज हो गई हैं, और उनकी परसेंटेजेस भी चेंज हो गई हैं, तो फिर हम कहाँ से करेंगे? डायरेक्टली फ्रॉम अपडेटेड कंसेंट एडवाइसेस। तो सी, इतनी सारी बात करने का मकसद ये है कि मैं फ्रिक्वेंटली फेसबुक यूज कर रही होती हूँ, एमसीपीएससी ग्रुप्स में होती हूँ, तो लोग आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि ड्यूहर्स पढ़ लो, ईबीएम पढ़ लो। अब बंदा किस किस को जा जाके बताए कि ये बुक्स नहीं पढ़नी। ठीक है, पहले आप पढ़ते थे, अपने दौर में आप पास हो गए, बट अब ये अपडेटेड ही नहीं है। और फिर आपको एक और बड़ी मुसीबत है कि सीपीएसपी की अपडेट नहीं होती है ना। अब वो तसल्ली नहीं होती कि सीपीएसपी की तो तनिक की अपडेट होगी या नहीं होगी। तो एक एग्जांपल लो, मेरी मेरी बात सुनो, अगर हम एंडोमेट्रियल कैंसर की भी हिस्ट्री देखें ना, ये 2010 में अपडेट हुआ, फिर लास्ट ये 2014 में अपडेट हुआ, फिर ये 2018 में अपडेट हुआ, फिर 2021 में अपडेट हुआ, अब ये 2023 में अपडेट हुआ। अगर हम आपकी यही थ्योरी को फॉलो करें कि सीपीएसपी तो नई गाइडलाइन नहीं पढ़ती, उसको तो पता ही नहीं है ना, उसमें रूफ लोग हैं सारे, तो वो उनको तो नहीं पता 23 में क्या अपडेट्स आई हैं, तो आप पुरानी गाइडलाइन पढ़ें। तो कौन सी पुरानी? 21 की, 18 की, 14 की, या 10 की? आपको तो पता ही नहीं आपने कितनी पुरानी चीजें याद करके ये पेपर पास करनी है। टेल मी ऑनेस्टली। हम्म एक डॉक्टर जो होता है वो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है ना, एक मेडिकल स्टूडेंट की क्या डेफिनेशन है कि वो अपडेटेड होता है, और जो नई एविडेंस बेस, ईबीएम की बात नहीं कर रही, ईबीएम का नाम भी एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट बुक है, लेकिन वो 2017 में एविडेंस बेस्ड थी, अब तो नहीं है तो अब वो अपडेटेड एविडेंस बेस्ड चीजें करें, मतलब जिन पे ट्रायल्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, जिन पे बहुत सारी कंसेंसिस हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट जो बॉडीज हैं वो मुत्तफिक है। तो आपको नई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सबका कंसेंसस है कि 23 की करनी है, लेकिन पुरानी कितनी करनी है ये तो आप मैस में हो। हम्म तो हमेशा हमेशा फॉलो करें नई चीजों को, क्योंकि एटलीस्ट उससे आप सेल्फ सेटिस्फाई तो हो कि यू आर डूइंग गुड, वरना पुरानी की कोई लिमिट नहीं है। चलो, जस्ट होल्ड ऑन। बस वही जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी इधर हैं, कि ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से करनी है। अब हम आ जाते हैं सिंगल बेस्ट की प्रैक्टिस बुक्स पे, जो कि बेसिकली MRCG 2 की ही बुक्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये MRCG 2 की बुक्स अच्छी हैं, यू मस्ट गो थ्रू देम, क्योंकि इससे आपको अपने टॉपिक पे अच्छी कमांड हो जाती है। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज अगर आपने टॉपिक प्रेगनेंसी पढ़ा है, तो फिर अगर आप MRCG 2 की प्रैक्टिस बुक से उस टॉपिक को क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हैं, तो आपको उस पर कमांड अच्छी हो जाएगी। लाइक दे विल गिव यू डिफरेंट सिनेरियोज, किसी में वो PUL निकल रहा है, किसी में वो मिसकैरेज डायग्नोज हो रहा है, किसी में ट्यूबल, किसी में ओवेरियन, तो आपकी ना थ्योरी बड़े अच्छे से यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बुक्स आपने जरूर करनी है, लेकिन कितनी कोई करनी है, ये तो बहुत सारी है। ये देखो, पूंजे, रेखा, डॉक्टर ताहिर, फिर रेखा, फिर मास्टरिंग, सक्सीडिंग, कितनी को करनी है इन सारी बुक्स को करने के लिए तो फिर एक सदी चाहिए आपको, एक और साल चाहिए। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है करना।
even you, if you have 6 months, even then it humanly not possible to do a lot of books. ये फिर भी कम है जो आपको नजर आ रही है, अप्रोक्सीमेटली दे आर 35 बुक्स। तो ये बुक्स हम इसलिए तो नहीं पढ़ रहे कि इनसे कोई एग्जाम बनेगा, ये बुक्स तो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि टॉपिक पे अच्छी कमांड हो जाए, उसके लिए आप कोई 3-4 बुक्स पिक कर लें, दैट्स इट। मुझे बेसिकली सक्सीडिंग पसंद है, मास्टरिंग पसंद है, सर एंड्रयू सीजर की बुक्स पसंद है, सर कूंजे की बुक पसंद है। मैं ये लाइक बासिम मर्सिडी की मुझे अच्छी लगती है, तो ये मैं पढ़ लेती हूँ। अमेंडा जोन्स मुझे अच्छी लगती है। तो ये बस मैं, अगर मैं अब लाइक इफ यू विल अगेन अपेयर इन एमसीपीएस, तो मैं ये बुक्स करूंगी, बाकी मैं छोड़ दूंगी, उसी से मेरी टॉपिक ग्रिप अच्छी हो जाएगी। However, I will never miss my MCPS past papers। ठीक है, तो चीज़ों को बस आप सिंपल रखें। अगर जो मॉड्यूल आप पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज अर्ली प्रेगनेंसी पढ़ रहे हो, तो फिर अर्ली प्रेगनेंसी के क्वेश्चंस हर बुक से पढ़ लो, ये जो 4 आपने पिक किए, ठीक है, जो मैंने नाम बताए हैं, जरूरी नहीं है यही पिक करो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, लेकिन आप मॉड्यूल वाइज पढ़ें, क्योंकि बुक्स तो डिटेल लाइक ऐसे पूरी लिखी हुई है ना। लाइक आप शुरू करोगे अमेंडा जोन्स, या आप सर एंड्री सीजर की बुक शुरू कर रहे हो, तो फिर आप टॉपिक पढ़ोगे, एंटीनेटल पढ़ोगे, फर्टिल मेडिसिन पढ़ोगे, लेबर पढ़ोगे, आपने तो वो टॉपिक्स अभी तक किए ही नहीं। तो जो मॉड्यूल आप कर रहे हो, उसी मॉड्यूल को आप रखो, और उसी के जितने क्वेश्चंस हैं जो आपकी सिलेक्टेड बुक्स हैं, आप वहीं से पढ़ें। डोंट डू एवरीथिंग, आज खोज नहीं करना इन चीजों को। तो इसके लिए मेरी बस आपसे यही एडवाइस है कि जो MRCG 2 का गाइड ग्रुप है ना, उसमें हमने ये जो हॉट फेवरेट MRCG 2 की प्रैक्टिस बुक्स हैं पिक कर ली हैं। जो मॉड्यूल आपका थ्योरी में होता है, जैसे कि अभी आपका अर्ली प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट होगा, तो वही मॉड्यूल के हम क्वेश्चंस उस ड्यूरेशन में इस ग्रुप में कराएंगे। डेली डेली 15-20 क्वेश्चंस हैं, बस आपने वो ही पढ़ने हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे ना, तो जब भी आपको टाइम मिले तो ये 10-15 क्वेश्चंस आप पढ़ लें, तो आपकी टॉपिक पे अच्छी कमांड हो जाएगी। आपको ये बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो आवर गाइड ग्रुप फॉर दीज है। आपने MRCG 2 की बुक्स पढ़नी है ना, तो यही गाइड ग्रुप फॉलो करें, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ? मारिया, जुबैदा, अतिया, फहमीदा, तैयबा। तो जिंदगी आसान हो गई है ना, बिकॉज अब आपको बहुत सारी बुक्स ओपन करके उसमें से मॉड्यूल में सर्च नहीं करना कि मैंने अर्ली प्रेगनेंसी करना है तो इसके क्वेश्चंस मुझे करने हैं। लैग पीरियड आ जाता है, बंदा सुस्त हो जाता है, लेकिन टेलीग्राम ओपन करने में क्या ही कोई दिक्कत है, मोबाइल तो हर वक्त हाथ में है। ठीक है, यहाँ आपने मेरा लेक्चर सुना है एक टॉपिक प्रेगनेंसी का, वहां आपने उसके क्वेश्चंस पढ़ लिए, दैट्स इट, सो सिंपल सीमलेस। हम्म। सो अच्छा, हमारी ई बुक्स भी हैं, लाइक जितनी मैंने आपसे बातें की हैं, लेट्स जैसे अर्ली प्रेगनेंसी है, अभी मैं उसी उसी की बुक कंपाइल कर रही थी, तो दिस इज आल्सो एन ऑप्शन कि ये जो बुक्स हैं यू कैन बाय देम। मतलब वी हैव लाइक आई हैव रीड जो अर्ली प्रेगनेंसी में जितनी कोई नाइस हैं, टॉक आर्टिकल हैं, साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर्स हैं, या लाइक जीटीजी की रिकमेंडेशंस हैं, या फिगो की हैं, वो सारे की सारी मैंने एक ही जगह पे कंपाइल कर दिया और इजी टू रीड है, और जो एग्जाम इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको बोल्ड कर दिया है। तो ये तो आपकी जिंदगी काफी सुपर इजी हो गई है ना इन ई बुक्स के थ्रू, तो यू कैन बाय देम इजीली। या फिर अगर आप ना भी बाय करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज माई लेक्चर्स आर फ्रॉम दीज दिस सोर्स तो वही है, तो यू जस्ट टेक माई लेक्चर स्क्रीनशॉट्स फॉर फर्दर रिव्यू, इट्स अप टू यू। बट चीज़ों को सिंपल रखें, और सिंपल रखने से मुराद ये है कि जो मॉड्यूल पिक किया है ना आपने, फिर उसको तोड़ तक लेके जाएं। लाइक थ्योरी के लिए आपने अर्ली प्रेगनेंसी पिक किया है, या आप कोर्स में वो चल रहा है, तो वही सुने, वही करें, 7 दिन तक यही मॉड्यूल आपके टॉप प्रायोरिटी होगा, और इस पर जितने रेलिवेंट क्वेश्चंस है ना वो ड्रिल कर लें, वो भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, सो जो रिकॉल्स बुक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है विद यूर MCPS, वो IMM है। ठीक है, IMM के जो क्वेश्चंस हैं वो घूम फिर के MCPS में आ रहे होते हैं, आई हैव सीन इट, आपने भी देखे होंगे। तो ये 2 बुक्स तो मैंडेटरी हैं इफ यू रियली वांट टू पास योर एग्जाम। बच्चों के रिकॉल्स बुक हैं, देखो मसले मसाइल तो हैं, स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, ऑप्शंस कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए आपको आपको एक एक आई चाहिए जो इन चीजों को ठीक कर सके। अब वो आई जो है कैसे, वो आपकी आंखें नहीं है, वो आपकी, आप कहें कि आपके लाइक इट शुड बी इनसाइड योर माइंड, कि वो इन चीजों को देख सके।
और किसी चीज को कैसे देख सकते हो? जो टॉपिक पढ़ रखा है, समझ आया तभी तो वो समझ आएगा, वरना की क्रैम करने से तो नहीं आपको समझ आएंगी चीजें। क्या ख्याल है? जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अभी देखो, ये एक टॉपिक है। हाँ, मिसकैरेजेस, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, मिसकैरेजेस हैं, इस पे अभी रिसेंटली अपडेट आई है 2023 अगस्त की ना। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि मिसकैरेजेस कैसे प्रेजेंट करते हैं, थ्रेटन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक है, और ये कुछ इनकी होगी लाइक रिकमेंडेशंस। अच्छा, इस मिसकैरेज की मैनेजमेंट आ गई अब। मिसकैरेज में लेट्स अज्यूम हमारे पास तीन ही दवाइयाँ होती है ना, मीफीप्रोस्टोन, माइजोप्रोस्टोल या प्रोस्टिन। मेडिकल मैनेजमेंट में ये तीन तरह की मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। अब मिसकैरेजेस कब किसको बोलते हैं? 24 से बिफोर। मानू व्हाट यू आर सेइंग? मैम मेरा तो अभी दिल करता है इस दफा का लव और मानू से मैम हर चीज इतनी डिटेल से पढ़ी थी, लिख के याद किया था कि आपके लेक्चर्स फ्लैश पर। नो वरीज, नो वरीज, आई विल डिस्कस योर पेपर एज वेल। अच्छा, तो मैं कहाँ थी, देखो ये मिसकैरेजेस में प्रीवियस कार का कोई ज्यादा रोला नहीं है। प्रीवियस कार में उन्होंने जस्ट ये बोला है कि डोज रिड्यूस कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इंडक्शन के साथ मैच करते हो, तो इंडक्शन हम कब करते हैं किसी चीज की? 24 वीक के बाद। तो फिर आप बड़ा आराम से इन चीजों को ना मिक्स कर देते हो। ये आईयूडी हुई है 24 वीक के बाद, उसकी मैनेजमेंट को बड़े आराम से आप मिक्स कर देते हो। तो लाइक जब आपने कंपैरिजन में आईयूडी, वी बैक, मिसकैरेजेस की सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ये चीजें पड़ी हुई होंगी ना, तब आप जाके अपना क्वेश्चन पिक कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब एक क्वेश्चन पिक करने के लिए ना, बिलीव मी, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि लेट्स अस्यूम, यस, जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि एक पेशेंट है टीबीएस 2 सीजरियन सेक्शन एंड शी इज एट 23 वीक्स, ठीक है, और स्कैन पे इसका है मिस्ड मिसकैरेज, कंफर्म है, लेट्स अज्यूम। तो हाउ यू विल यू नो क्या इसकी ट्रीटमेंट है? तो अब आप क्या करोगे? आपके दिमाग में तो इंडक्शन की नाइफ है, 2021 में आई थी ये, ठीक है। आपके दिमाग में फीगो फीगो की टर्मिनेशन की गाइडलाइन है जो कि 2023 में आई थी। और आपके दिमाग में मिसकैरेज की गाइडलाइन है, इसमें मेडिकल मिसकैरेज है जो कि लास्ट अपडेट हुआ है 2023 में। इंडक्शन की गाइडलाइन कह रही है कि प्रीवियस कार को तो मेडिकल ट्रायल देना ही नहीं, सर्जिकल है। फीगो बोल रही है कि 28 वीक्स तक दे सकते हैं ट्रायल। मिसकैरेज की गाइडलाइन बोल रही है 24 वीक्स तक ये गाइडलाइन एप्लीकेबल है, ठीक है, और आप इसमें मेडिकल मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। तो ये 23 वीक्स इज बस वर्ड फॉर अस, ये तो भाई लाइक 24 वीक्स से बिफोर है। तो यहाँ कौन सी गाइडलाइन एप्लीकेबल है हमारे पास? दीज टू गाइडलाइंस। इंडक्शन तो आउट हो गई, इंडक्शन एप्लीकेबल 24 वीक के बाद थी। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा था कि फोलीज इंट्रोड्यूस करें और आप फोलीज कर रहे हैं बिकॉज यू आर, आप इंडक्शन की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं कि जो कि 24 वीक से एप्लीकेबल थी, जिसमें प्रीवियस कार में वो नहीं दे रहे किसी भी तरह की मेडिसिन इंक्लूडिंग प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2, एंड दे आर पुटिंग फोलीज या मैकेनिकल इंडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ आप बॉर्डर लाइन पे आके शेक ही हो जाओगे, अब क्या करें, है ना। तो जब तक आपने ये तीन गाइडलाइंस नहीं पढ़ी ना, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? तो ये रिकॉल्स जो है ना, जस्ट ये हेल्प करते हैं आपकी कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्रैम करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आपने इनको क्रैम कर लिया, 10 दफा कोई क्रैश कोर्स ले लिया, आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है और एग्जाम आपका पास हो जाए। क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन वो तो अपनी तरफ से स्टैंडर्ड देंगे और 5 चॉइसेस देंगे, आपने एक्सक्लूजन की बनाई है, वो वहाँ आइडियल की दे के बैठे हुए हैं।
तो आपका क्रैम्प तो एक्सक्लूजन की वाला था, क्वेश्चन तोड़ गया ना। तो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आपकी थियरी बहुत अच्छी हो। इफ यू आर गुड इन योर थियरी, देन यू आर गुड इन मेकिंग कीज। अदरवाइज वो 5 ऑप्शन सारी एक जैसी लगेंगी, और एक सीपीएससी के एग्जाम में 2 क्लोज ऑप्शन होती है। अभी वन ऑफ माय कैंडिडेट वाज टेलिंग मी कि एग्जाम में ना एक प्रीतम बच्चा था, अभी आपके एमसीपीएस के एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में, और आई वाज शेकी कि मैं क्या करूं, डिलेड कार्ड क्लैंपिंग करूं या इसका हाइपोथर्मिया मैनेज करूं। तो मैंने कहा करते तो दोनों ही हैं, मुझे स्टेटमेंट बताओ। तो देन शी रिकॉल द स्टेटमेंट कि वो बच्चा डिलीवर हुआ है, अब वो अभी लेबर रूम के अंदर ही है, तो व्हाट वी शुड डू इनसाइड लेबर रूम। तो मैंने कहा फ्री टर्म में सबसे स्पेसिफिक चीज जो है ना, वो टेम्परेचर कंट्रोल है। डिलेड कार्ड क्लैंपिंग तो प्री टर्म में भी और टर्म में भी है, सेम ही है कि विद इन 5 मिनट करनी है। तो दोनों ठीक हैं, लेकिन वी डोंट नो कि जस्ट डिलीवर्ड हुआ है, कार्ड अटैच है या नहीं, ये तो कुछ नहीं पता। तो देन यू आर वेरी सेफ टू पिक दैट यू हैव टू मेंटेन हर टेम्परेचर। व्हाट यू से मारिया? इट आई थिंक, हाँ आप कुछ कह रही हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो 2 क्लोज ऑप्शन में आके फंस जाते हो, और उन 2 क्लोज ऑप्शन में अपार्ट फ्रॉम योर गुड सिक्स सेंस, जो कि सिक्स सेंस में तभी काम आती है ना जब टॉपिक की ग्रिप अच्छी हो। लाइक व्हाट इज डिफरेंट, डिलेड कार्ड क्लैंपिंग बाय डिफॉल्ट प्री टर्म में भी और टर्म में भी है, लेकिन प्री टर्म में टेम्परेचर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना हो, क्योंकि उनके पास गुड फैट नहीं है। तो रिकॉल्स के लिए कोई बुक चाहिए तो वो इनसाइट इनटू आईएम में मैंडेटरी है करना, इनसाइट इनटू एमसीपीएस मैंडेटरी है करना। बट बट जब एग्जाम में यही रिकॉल्स आएंगे तो की आपने क्रैम्ड की नहीं बनानी, कि आपने दोबारा देखना है कि उन 5 और ऑप्शन में कौन सी रियल टाइम गिवन बजवर्ड में सूट करती है। ये जो रिकॉल्स बुक हैं, दे उनका मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि इस तरह की कीज आती हैं। ठीक है। सो जिन कैंडिडेट्स की स्पीड अच्छी है पढ़ने की, एंड इफ दे हैव डन आईएमएम विद देयर एमसीपीएस टूल, तो वो फिर एफसीपीएस कर लें, वरना फिर छोड़ दें। ठीक है। तो हाउ यू कैन पास यूर एमसीपीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अब भैया मैं समरी बता दूं। ठीक है। फर्स्ट थिंग विल बी यू शुड लिसन द लेक्चर। ये बड़ा जरूरी है ये पैटर्न, प्लीज। लेट्स अज्यूम आपने एक टॉपिक प्रेगनेंसी की जीटीटी 2016 है, जो कि आई थिंक सो आई एम होपफुल 22 पेजेस की है। वो आप पढ़ोगे ना, यू विल टेक 3 days आराम से, क्योंकि 3 3 पेजेस पढ़ोगे आराम आराम से, समझ नहीं आएंगे, फिर दोबारा पढ़ोगे, हाईलाइट करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, फिर अपनी पास्ट पेपर्स की बुक खोलोगे, उसमें से ढूंढोगे क्वेश्चंस के इसमें से क्या कुछ पूछ रहे हैं और कैसे पूछ रहे हैं। ये आराम से 3 दिन ले जाएगा अगर आप इसको 8 घंटे पढ़ते हो रोज। तो 8 घंटे रोज पढ़ने के बाद 3 दिन में आपसे एक जीटीजी हो रही है, अगर आप खुद पहले पढ़ रहे हो। लेकिन इफ यू आर लिसनिंग द लेक्चर, इट विल बी हार्डली 1.5 hour का ये लेक्चर होगा, जिसमें जीटीजी, नाइस और इसके 2 आर्टिकल कवर है, और इंफॉर्मेशन एक फ्लो में है, एक यू नो इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में है कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये मैनेजमेंट है, ये करना है, ये नहीं करना, ये एग्जाम में आ चुका है, यहाँ कुछ बच्चों को मसला हुआ था। अब ये 1 1.5 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद अगर आप ये 22 पेज की जीटीजी पढ़ते हो ना, कहाँ आपको 3 दिन लग रहे थे, अब आई आई बिलीव अब आपको 2 घंटे लगेंगे बस। और ये टॉपिक हमेशा के लिए इट विल रजिस्टर इन योर माइंड, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हो ना, आपकी बहुत सारी सेंसेस काम कर रही होती हैं, आप विजुलाइज भी कर रहे होते हो, आप सुन भी रहे होते हो, आप हाथ से लिख भी रहे होते हो, तो कितनी सारी सेंसेस उसमें वर्क कर रही हैं। और रिसर्च भी है ना कि लेक्चर लेना सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जस्ट रीडिंग। रीडिंग में तो एक ही सेंस यूज हो रही है, रीडिंग। हम्म। हाँ बिल्कुल, 2 ऑप्शन एक जैसी होती हैं, लेकिन उसमें एक्सक्लूड करना तभी कर सकते हो ना जब उस टॉपिक पे ग्रिप है, या उस जैसे टॉपिक पे ग्रिप है। जैसे कि मिसाल मैंने आपको दी है मारिया, अभी 23 पे प्रीवियस 2 है, तो आप मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हो, यू कैन गो फॉर मेडिकल मैनेजमेंट इजीली। 24 पे नहीं जा सकते, क्योंकि अब इंडक्शन की गाइडलाइन एप्लीकेबल होगी, जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है प्रीवियस कार में,
कोई भी मेडिसिन देना इंक्लूडिंग माइजोप्रेस्टोल। गॉट माई पॉइंट? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस तभी हल करोगे ना जब उस तरह के क्वेश्चन पर जितनी गाइडलाइंस मर्ज हो रही हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे आती हैं, तब तो आप इन दोनों क्लोज ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर सकते हो। चलो, सो पहले आपने सुनना है, प्लीज डोंट डोंट चेंज दिस सीक्वेंस। पहले सुनना है, सुनने के बाद पढ़ना है, और फास्ट पढ़ना है, बिकॉज आपको लगेगा ये वही बातें हैं जो मैडम ने बता दी, लेकिन फिर भी पढ़ना है क्योंकि पेज मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ना। आखिर में कभी कभार मैं फेडअप होकर बच्चों को कह देती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, दे आर डूइंग मल्टीपल जॉब और फैमिली इश्यूज। अब जो लाइक इनमें से अगर एक ही चूज करना है तो फिर ये है कि लेक्चर तो ले लो एटलीस्ट, एम्पल है, क्योंकि वही चीज तो पढ़नी है। लेकिन इफ यू आर आइडियली आप मुझसे पूछते हो तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि सुनने के बाद एक फास्ट रीडिंग तो करो यार। हम्म। लेकिन अगर इनमें से एक चूज करना है तो फिर ये स्टेप 1 है, देन यू कैन ओमिट इट। अच्छा, अगर आपने लाइक सुना है, मुझे सुनने के बाद वो पढ़ लिया है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर साथ ही इसके शॉर्ट पॉइंट्स लिख लें। अपनी 2 बुक्स बनाएं, एक गायनी की, एक ओब्स की। ठीक है, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी गायनी का मॉड्यूल है, तो गायनी में आप अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल के लिए छोड़ दें 10-15 पेजेस, और इसमें अपने पॉइंट्स ले लें जैसे मुझे सुन सुन रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट्स लेने के बाद आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपके गाइड ग्रुप में डेली डिस्कस होते हैं। उन क्वेश्चन में आपको मैं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब आप एक दफा गलत करोगे, वो भी तो एक पैटर्न स्टडी का मेथड है ना। जो गलतियां होती हैं वो तो हमेशा याद रहती हैं। हम्म। मतलब एक टॉपिक प्रेगनेंसी का सिनेरियो है, उन्होंने पूछा कि आप क्या करोगे पहले, क्या फर्स्ट लाइन है इसका, तो वो तो टीपीएस है, आप यूपीटी करके आ गए, तो वो गलत हो गया। लेकिन अब दोबारा जब भी वो पूछेंगे कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए हमें बताओ इन्वेस्टिगेशन, तो आप हमेशा टीवीएस चूज करोगे, आप यूपीटी कभी नहीं चूज करोगे, क्योंकि आप एक दफा खराब कर चुके हो। तो फिर भी सॉल्व करें क्वेश्चंस अगर नहीं भी आते हैं, और गलतियां करें बहुत सारी, ये हमेशा याद रहती हैं गलतियां। सही किए हुए काम भूल जाते हैं, गलत किए हुए काम हम नहीं भूल सकते, दिस इज ह्यूमन नेचर। फोर्थ स्टेप पे ना, वो जो हैंडी पॉइंट्स थे, यहाँ जो गलतियां की है ना, वो ऐड करो ताकि री हो। ठीक है, और हर वो चीज जो 15 डेज बिफोर पढ़ी थी ना, वो 15 डेज के बाद एक दफा क्विकली जरूर गो थ्रू क्या करें। ठीक है, और 6 टॉपिक को छोड़ दें, ये आपकी फाइन ट्यूनिंग है जिसको हम क्रैश कोर्स के साथ करेंगे। लाइक व्हेन वी विल एंटर इनटू क्रैश कोर्स, हम अर्ली प्रेगनेंसी के इंक्लूडिंग एक टॉपिक प्रेगनेंसी सारे क्वेश्चंस दोबारा जो भी आपके एमसीपीएस में आए हैं, हम उनको मॉड्यूल वाइज करेंगे। तो फिर आपने लाइक यू विल डिवाइड योर टाइम, कि सुबह आपने उसकी सारी थ्योरी रिवाइज कर ली और मॉर्निंग में आपने वो रिकॉल्स की जो वीडियो थी वो सुन ली है या लाइव ले लिया उसको। तो फिर 6 स्टेप पे क्या हो गया, उसी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए आपने कर लिए। अब बताओ कोई कोई रह गई है जगह कि आप पेपर अटेम्प्ट ना कर पाओ? अब तो कोई जगह नहीं रह गई। अगर मैं लाइक आई यू हैव यूज द वर्ड के इंसानों की तरह अगर कोर्स फॉलो किया है तो फिर नहीं आप फेल हो सकते। अभी शुरू में आपने सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं, वो भी तो आप जैसे ही लोग थे, वो आपसे यही कह रहे थे ना कि वही आप जस्ट फॉलोड द कोर्स। कोई नया कोई बात तो नहीं की थी उन्होंने, तो कोई खुफिया खुफिया कोई काम कर रहे थे। तो आपने भी इतना ही सिंपल इसको फॉलो करना है एंड यू विल बी एबल टू डू इट। हम्म। क्लियर? मानूर, साजदा, अतिया, जुबैदा, सही बात। गिव मी थम्स अप, देन आई विल मूव। ओके। हाँ, चलो भाई, यही 1 गो में पास होने का तरीका यही था जो मैंने आपको बताया है। बस फिर आपने, यही रीडिंग साइकिल है, तो थोड़ा इजी करके बता रही हूँ कि पहले सुनना है, फिर रीड करना है, फिर साथ साथ हैंडी पॉइंट्स लेने हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर दोबारा से हैंडी पॉइंट्स के अपने नोट्स को रिफाइन करना है बिकॉज आप गलतियां कर चुके हो। ठीक है, तो ये सर्कल चलता रहेगा, और रिवीजन दोबारा हर 15 दिन के बाद चलती रहेगी। और वैसे भी अल्लाह का वादा है, जिसने जितनी मेहनत की है ना वो उसके लिए है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, एक टॉपिक को हर एस्पेक्ट से कर रहे हो, आपने शुरू किया, उसकी हर तरह से जितनी जीटीजी नाइस थे वो सारे सुन लिए, उनको दोबारा सुन ले फास्ट मोड करके।
ठीक है, उनके हैंडी पॉइंट्स ले लिए, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके पास पेपर सॉल्व कर लिए। अब बचा ही क्या है? अब बचा है कि आपने सिर्फ पास होंगे, जैसे आपके लाइक फेलोज पास हुए, आप भी इंशाल्लाह ऐसे ही पास होंगे। तो हमारे ग्रुप्स होते हैं हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे लाइक अर्ली प्रेगनेंसी का होगा एस ग्रुप, ठीक है, तो आपके मॉड्यूल वाइज आपके टेलीग्राम के ग्रुप्स होंगे इस तरह, और एक डिस्कशन ग्रुप होगा S0 के नाम से, और एक आपका गाइड ग्रुप होगा जिसमें आप डेली प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, दैट इज ये MRCG 2 की प्रैक्टिस बुक्स के लिए, तो इसका नाम है MRCG 2। इस तरह से रखा हुआ है गाइड ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे। जर्नल टिप्स भी हैं कुछ। जर्नल टिप्स ये हैं कि अगर आपसे हैंडी पॉइंट्स नहीं बनते तो आप वाइस पॉइंट्स बना लें, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप पे अर्ली प्रेगनेंसी का एक मॉड्यूल का एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, उन्हीं बातों को ना अपन जो आपको समझ आ रहा है वो रिकॉर्ड करके भेज दें नेक्स्ट टाइम। मतलब एक बंदा, एक एक मूवी की समरी नहीं होती, होती है ना मूवी की समरी, और नेक्स्ट एपिसोड का रिकैप भी तो आ रहा होता है ना, जिसमें आपको समझ आ जाती है कि क्या हुआ है। लाइक आपने 1 और 2 आवर का लेक्चर सुना है, अगर मैं कहूँ ये 1 और 2 आवर की मूवी है, और मैं कहूँ यार इस मूवी में क्या हुआ था, तो जिसने वो मूवी अच्छे से समझी है वो तो 5 मिनट में उसकी समरी बना देगा, ठीक है, बना देगा ना। क्या ख्याल है? इसी तरह आप भी तो बना सकते हो। आपने 2 घंटे मुझे सुना है, आप 5 मिनट की समरी बनाओ, वॉइस रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्डर ऑन ऑन करो, उसको अर्ली प्रेगनेंसी के मॉड्यूल में जो आपका पर्सनल ग्रुप है आपके साथ भेज दो, और एग्जाम से पहले इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू री लिसन टू आवर सेशन अगेन। आप अपने 5 मिनट की वॉइस नोट सुन लें, क्योंकि आप यू वर इन हरी, डिफिकल्ट था आपके लिए लिखना सब कुछ या पढ़ना, तो आप सुन लो। सिर्फ सुनते ही सुनते 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 ही ये पेपर निकल जाएगा, ठीक है। बाकी यार अगर लाइक ये एग्जाम अगर दुनिया में कोई एक बंदा पास कर रहा है ना, फिर तो भाई मैं तो इसको अपने लिए चैलेंज समझती हूँ कि मैं क्यों फेल हो रही हूँ। इफ एनीवन कैन डू पास दिस एग्जाम देन आई कैन आल्सो, दिस इज योर बैटल विद यू। और अपना बेस्ट वर्जन आपने खुद ही तराशना है, आप ही करोगे ये अपने लिए एफर्ट, ठीक है। वी आर जस्ट मेंटोर, हम आपको एक रास्ता ही दिखा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल फेसबुक ग्रुप्स, मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप्स, ये आप 6 महीने के लिए इनको क्विट कर दें, क्योंकि इससे फोकस आपका खराब होता है, ठीक है। तो यकसोई बड़ी जरूरी है, एक स्ट्रेट पाथवे। रीसेंट कैंडिडेट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है, अपना स्कोर देखें, 70+ पे हो या उससे ऊपर हो, तो यू नीड टू प्रैक्टिस ओनली क्वेश्चंस। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें विद अस इन गाइड ग्रुप, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। अपनी तरफ से एंड्रयू पूंजे, मास्टरिंग एंड्रयू सीजर, ये 4-5 किताबें तो जरूर करें। मतलब आपको क्वेश्चन अप्रोच में दिक्कत है, थीरी आपकी ठीक है, और जिनका 70% से कम स्कोर है उनकी थीरी भी ठीक नहीं है। दे हैव टू डू देयर थीरी अगेन विद मी, विद समवन एल्स जो उनके साथ सिंसियर है, जो उनको गाइड कर सकता है कि क्या चीजें चल रही हैं एग्जाम रिलेटेड, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कैसे पढ़नी। और रिवीजन बहुत जरूरी है हर 15 दिन के बाद, क्योंकि इससे विजन ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मोर देन 70 पे यू नीड टू डू सिंगल बेस्ट आंसर्स, मोर लेस देन 70 पे आपने थ्योरी भी करनी है, सिंगल बेस्ट आंसर्स तो करने ही करने हैं। और एमआरसीयू की प्रैक्टिस बुक्स अच्छा आपके कॉन्सेप्ट बना देती हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं भी आएगा तो आप इतने ग्रिप तो अच्छी होगी ना एटलीस्ट। आपको कोई कहता है नहीं यार ये एमएससी 2 की बुक्स ये पढ़ाती है मैडम, और इसे तो पेपर बनता नहीं है, सीपीएससी की तो ओपनिंग कीज है, वो तो पास पेपर से आएगा। पास पेपर जो आपके हैं वो तो कचरा है, 3 ऑप्शंस हैं, आधी स्टेटमेंट है, उस पर तो नहीं पास हो सकते। पास तो फिर भी आप अपने अच्छी कमांड से हो गए ना, वो कमांड कैसे पॉलिश होगी कि थियरी आपने सुनी है पढ़ी है और उस पर आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस। हम्म। सो this is about your MCPS PAP 2025 exam preparation, syllabus related guide and preparatory guide and about course. Now you can, आप मुझे बताएं if any question. Hmm, no question. Good. ने अब फिर मैंने क्रैश कोर्स नहीं, तुम दोबारा बताओ कितना स्कोर आया है?
अब 65 आ गए। 65 और सिर्फ पास पेपर से। तो आप अगर थ्योरी कर नहीं लोगे नहीं, तो आप सिर्फ 65 पास ले पेपर से नहीं, क्रैश कोर्स पूरा आपका, जो लेक्चर्स भी क्रैश कोर्स में थे ना आपके। अच्छा अच्छा। हाँ, लेक्चर्स भी तो थे ना, पास पेपर भी आपने कराए हैं, हम्म लेक्चर्स भी आपने कराए हैं, वो लेक्चर्स करके हम्म। तो 65 क्यों आया? पहले 68 क्यों आया था, अब 65 क्यों? अच्छा देखिए, फ्लक्चुएट कर रहे हो 68 और 65 में। तो मैम जब आप एग्जाम कर रहे थे तो आपको किस मॉड्यूल में मसला पेश आया था, दिक्कत मुझे किस मेरा में? ख्याल, जी 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 बिल्कुल, मुझे ना मैटरनल मेडिसिन में मसला पेश आया था। मतलब मुझे जैसे कि ये मुझे पता लगा था कि मैंने इसमें डेफिशिएंसी है मेरी। मतलब बाकी कंट्रासेप्शन मेरा बिल्कुल सही था, लेबर मेरा ठीक था, ऑन्कोलॉजी भी मैंने काफी इस दफा पढ़ ली थी, पिछली दफा ऑन्कोलॉजी कोई नहीं पढ़ी हुई थी। पिछली दफा मतलब वैसे ही थोड़ा सा पढ़ के तो दे दिया था। तो अभी मुझे लगा कि ये जो फीटल मेडिसिन भी मैंने खैर अभी की है, लेकिन उस तफसील से नहीं की। मैटरनल मेडिसिन में मुझे मसला आया था, के ठीक पास है मसला ये। आया था, क्योंकि मैं आपको ई मट, बुक ओपन की मैंने। ठीक है, ये इसमें सारे नोट्स बना दिए हैं। जी जी, मैं यही देख रही थी सुबह, बल्कि मैंने नबीरा को मैसेज भी किया था कि ये ले लूं बुक, इसमें मुझे काफी फायदा हो जाएगा। नहीं, आपको किस टॉपिक में मसला हुआ था? देखो ये सारे टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिए, ब्लीडिंग, डायबिटीज, सिकल सेल थैलेसीमिया। लेट मी नो किस टॉपिक में मसला आया था, चलो वहीं से जड़ से मसला हल करते हैं ना। मैंने ना ये जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मैंने असल में ये पढ़े हैं सारे, लेकिन सिर्फ एक दफा पढ़ने से तो नहीं आते ना, इसमें से कुछ याद रह गया था, कुछ नहीं मुझे याद रहा। एपिलेप्सी जैसे कि मैंने सिर्फ ड्रग्स की, और थैलेसीमिया में मैंने कोई जब एक टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, इससे बाकियों की हेल्प हो जाएगी। मुझे जी बताओ, जी, इंटरनल मेडिसिन का क्वेश्चन मुझे बताओ जो कि डिफिकल्ट लगा था अटेम्प्ट करना। जैसे अब मुझे इतना याद तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि डायबिटीज है और डायबिटिक है पेशेंट, तो आपने उसकी जो लेवल है उसके कितनी देर बाद आपने चेक करने हैं, लेबर में पेशेंट है तो। वो उसमें लेबर। ये था कि आधे घंटे बाद सिजेरियन वाले उसमें करते हैं, सिजेरियन अगर हो रहा है तो, और एक घंटे बाद शायद लेबर लेबर में है तो तब करने हैं। तो वो कितना होना चाहिए ये प्लाज्मा, मतलब ग्लूकोज लेवल कितने होने चाहिए? तो ये आपने पढ़ाया हुआ था कि ये तकरीबन 4 से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन वो जिस तरह से क्वेश्चन आया था, ओए शोर ना करो, जिस तरह से क्वेश्चन आया था उसमें मुझे समझ नहीं आई कि ये मैंने दोबारा चेक करना है, या कि उसकी अगर 3 से कम हो रहे हैं तो मैंने उसको दे देना है ग्लूकोज, और मैंने कैसे देना है, आईवी देना है, आईएम कोई देना है। बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, आई नो। कैन यू राइट दिस क्वेश्चन फॉर मी इन चैट बॉक्स, या इसी तरह के आप सब लिख दो। हम चेक कर लेते हैं कि हाउ वी रीड देम नेक्स्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। हम्म। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, पहले तो आपकी वीडियोस आप बहुत मेहनत करती हैं, और जब हम उन्हें सही से नहीं पढ़ते ना तो बहुत अफसोस होता है। अच्छा देखो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी। साबिदा, ये देखो, ये एसओजीपी की रिकमेंडेशन है या नाइस की रिकमेंडेशन है? जब डायबिटीज एग्जाम में आती है ना, सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि की किस पे बनानी है, एसओजीपी पे या नाइस पे, है ना? सबसे बड़ी हाँ मुसीबत जी, यही। जी जी, लेकिन आपने बताया हुआ कि एसओजीपी को हमने फॉलो करना। ठीक है। और लेबर में, जो लेबर की मैनेजमेंट है वो दोनों की सेम है ना? ठीक 4 से है, 7 रखना है। हाँ जी, जी अगर जी 4 से ऐसे कम ही। है तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, और अगर 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब है ग्लूकोज कम करनी है और इंसुलिन ज्यादा करनी है। जी जी ऐसे ही है। तो बस उसी बेस पे उन 5 ऑप्शंस में हम देख लेंगे एंड वी विल पिक द की। नहीं, हमें क्या दोबारा चेक करना चाहिए था, या कि हमें बिल्कुल। दे देना दोबारा चाहिए था? अगर 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 रिक्वायर्ड रेंज में 4 to 7 नहीं आ रहा ना, तो दोबारा स्लाइडिंग स्केल तो चल ही रहा है 1 आवरली बेस पे, वो हाँ, दोबारा तो करना ही करना बाय डिफॉल्ट। इवन देन अगर वो 4 to 7 के अंदर भी आ रहा है ना, वो फिर भी 1 आवरली चेक करना है। आपको ये तो नहीं पता ना कि 1 आवर के बाद कितना होगा, लेकिन एट द मोमेंट जो भी उसमें उसको रिएक्ट कैसे करना है, वो मैम उसकी उसमें एक ऑप्शन थी, उसमें एक ऑप्शन थी कि चेक करेंगे तो फिर दोबारा फिर देंगे ग्लूकोज, या आप डायरेक्ट दे देंगे, तो फिर हम क्या साजिदा करें?
मैं बताती हूँ मैम, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि ड्यूरिंग हाँ अतिया टाइप 1 बताएगी। डायबिटीज, मैम ड्यूरिंग टाइप 1 डायबिटीज लेबर के अंदर शुगर उसकी थी 3.6 मिलीमोल थी। तो आपने उसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी थी? उसमें ये था कि रिपीट करेंगे हाफ एन आवर बाद, या उसको जो है ना ओरल ग्लूकोज दे वो देंगे, भी या दे उसको देंगे। डे का लाइट डाइट दे देंगे, या IM ग्लूकागोन देंगे, या IV 3.6 क्या डेक्सट्रोज है? देंगे। हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन माँ में <4 है, ये हाइपोग्लाइसीमिया है, और बच्चे में जी हाँ। 2 है, हाइपोग्लाइसीमिया है। अब आपने हाइपोग्लाइसीमिया का फ्लैश कार्ड फॉलो करना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो ओरल देंगे, ठीक है, और अगर ठीक है। कॉन्शियस नहीं है, घर में है, तो ग्लूकोगोन देंगे, और अगर आपके पास है तो IV ग्लूकोज देंगे। अब आपके हम पास है उसने ना, इस तरह ग्लूकोज दो। उसमें, हाँ अब लेबर में थी पेशेंट ना, ड्यूरिंग लेबर था, तो वो इससे हॉस्पिटल में ही होगी। हाइपोग्लाइसीमिया इज हाइपोग्लाइसीमिया वेदर शी इज इन लेबर और नॉट। नहीं तो फिर हम ओरल देते या हम आईवी देते? तो लेबर में कब ओरल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? वो GA में थी क्या? नहीं, फिर दो उसको बस ओरल। ये छोटी छोटी सी बातें इस तरह हो जाती हैं। बस। ये वैसे मैम ने बताया था ड्यूरिंग लेबर के आप ओरल देते हैं उसको ना। इंट्रापार्टम नाइस 2023 जी रिकमेंडेशन ये है कि लेबर में आपने पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, जितना वो ओरल ले सकती है वो लेगी, लाइट स्नैक हाँ लेगी, ये ठीक है, याद रह और गया अगर था वो। दोगे ट्रीटमेंट में कोई मसला होगा। अगर छोड़ मैडम मैडम मेरा भी छोटा सा एक कंसर्न है। हम्म, मैडम वो इस तरह से था कि जैसे ऑन्कोलॉजी में जो हमारे CAs हैं उनकी जिस तरह मैडम स्टेप वाइज स्टेज वाइज जो ट्रीटमेंट थी, जिस तरह रेडिकल मैडम उन्होंने ना इस दफ़ा पाइवर और पाइवर 1 पाइवर 2 और वर्थम्स और इस तरह के वो जो क्राइटेरियाज थे ना हिस्टेक्टमी के लेवल्स, मैडम वो इतना कंफ्यूज हो गए थे कि एक ऑप्शन में ना हाँ सारी चीजें दी हुई थी। तो मैडम हाँ मैंने बिल्कुल। सिर्फ ये करना था कि अगर आप इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खैर किया तो था, लेकिन ये कि अगर एक पैटर्न पता चल जाए कि इसका डेफिनेटली क्या हो सकता है स्टेज वाइज, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे एंड पे आके ना इन सारी चीज़ों के दरमियान में, तो वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो तो वो आपने बस आपने क्यों नहीं किया ये? तो हमने एंडोमेट्रियल कैंसर में पाइवर की सारी क्लासिफिकेशन की जी हुई है। मैडम पढ़ी थी हाँ ना, मैडम पढ़ी थी, वो सारी पढ़ी थी, लेकिन वो पता नहीं भूल ऐसे गए थे, कंफ्यूजन। हाँ भूल जी। गए थे, मुश्किल है याद करना ना। हाँ जी। तो वो हम्म, इस तरह था कि किसी ऑप्शन में रेडिकल आ रही थी, फिर पाइवर भी दे देते थे, फिर उसके साथ वर्थम क्राइटेरिया अच्छा एक और। तो हाँ जी। आप रेगुलर कोर्स में थे? जी मैडम मैं थी, मैंने तो अच्छा, शुरू से लिया है। मैं तो कौन सा कैंसर, फर्स्ट कैंसर कौन सा था, कैंसर कौन सा था? मैडम था एंडोमेट्रियली, एंडोमेट्रियल हाँ कैंसर। हाँ था एंडोमेट्रियम का था। ही था। तो वैसे एंडोमेट्रियल मैंने भी वो पाइवर वाला मैंने मैडम भी दो पढ़ा तीन था, लेकिन मुझे भी कंफ्यूजन, मैं भी मैडम और कंफ्यूज। मैडम ना वो भी दो आया था तीन वो जो MCQ ऐसे ही पोल थे। म्यूटेशन और P53 जो था ना, इन लेवल्स पे भी उन्होंने ट्यूमर्स को ना पूछा हुआ एक था मिनट, इस दफा ना। एक क्वेश्चन करो ना पूरी पहले, जी मैंने लास्ट जी जी पूरा करते हैं पहले। जी जी एंडोमेट्रियल जी दो तरीकों से किया था, बिकॉज 23 भी जी आया हुआ था, 21 भी आया हुआ था, हाँ एंड जी आई दो आए। वी कंपेयर्ड बोथ, हमने दोनों किए कि कोई भी आए तो हम कर लें। आपके जी एग्जाम में आया 21 वाला, आई रिमेम्बर इट। तो सी, जी पूरे एंडोमेट्रियल कैंसर में ना, अगर रेडिकल हिस्टेक्टमी का कोई ताल्लुक है वो स्टेज 2 में, दैट्स इट। अच्छा जी अब अगर अब स्टेटमेंट बताएगी स्टेज 1 थी या स्टेज 2 थी या 3 और 4 थी। 1 में तो सिंपल करनी है पाइपर 1, 2 में जी रेडिकल, और 3 4 में सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए हिस्टेक्टमी करते हैं। बाकी काम तो एजुवेंट रेडियोथेरेपी, और 4 में एजुवेंट कीमोथेरेपी विद सर्जरी। ठीक है तो अगर आप एक दो दफा काम रहेंगे, नेक्स्ट टाइम की मैं बता रही हूँ, जी और जी रिलैक्स होके क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो खुद ही बता देगा कि मैंने किधर जाना है। नो बस तो मैडम इस तरह था कि मैंने तो आपकी ना ई बुक खरीदी हुई है इसकी कैंसर की ना, जो ऑन्कोलॉजी की, मैंने तो उसको मैडम एक किस्म का रट्टा ही लगाया था सारा ना वरी। लेक्चर्स के साथ साथ। बस तो शायद क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, या कुछ बैड लक इस तरह से हुआ कि हो नहीं सका शायद। तो इंशाल्लाह इस पे दोबारा फोकस करके ना अब डे 1 से आपके साथ चलना है। बस ठीक तो है, अब ऑनवर्ड नो, एक तो तुम लोग ना, अब पूछो।
ऑनवर्ड नो ना, जो लोग रह गए हैं, लाइक आप में से मेजोरिटी वही है जिन्होंने दोबारा पेपर देना है ना, लाइक मैंने ये लिंक ही जी शेयर किया था। तो आप लोगों के लिए एडवाइस है कि अपनी मिस्टेक से सीखो, ठीक है। जो गलतियां पहले की हैं वो तो बिल्कुल नहीं करनी। और थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी फाउंडेशन है। जैसे इमारत जब बड़ी हम खड़ी करते हैं ना, तो अच्छी बुनियादें हो ना तभी खड़ी कर सकते। इफ एनीवन हैविंग स्कोर 70 or less, again go back towards theory, ठीक है। अगर जी इतनी मैम। theory, you will see magic, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि एग्जाम में क्या करके आए, ठीक है। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। चलें ठीक है फिर, इफ एनीवन वांट टू ज्वाइन द कोर्स, वो हमने ज्वाइन कर लिया, वो हमने ज्वाइन कर लिया डॉक्टर हीरा। डॉक्टर हीरा, इसका मतलब है कि हमने उसे ओरल ग्लूकोज देना था लेबर में, बजाय इसके कि हम उसको चेक करते रहते 3.6 के ऊपर। नहीं है कि उस बेचारे को भूखा मार दो, जीए वाली पेशेंट में हम देते हैं ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है बस छोटा मोटा ही हमें इधर उधर होके तो काम खराब कर लिए, वरना आपने तो मैम बहुत तफसील से पढ़ाया हुआ था। मेरा ये ख्याल है कि सही बात। 2-3 दफा रिवीजन होनी चाहिए, तो फिर बंदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर लेगा। इस दफा तो थ्योरी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं तो इसी हाँ नतीजे पे पहुंची हूँ कि क्रैश कोर्स तभी सही से होता है जब आपकी थ्योरी अच्छी हो। थ्योरी आपने ऊपर से की हो ना, फिर नहीं कुछ होता। इस दफा बस इंशाल्लाह थ्योरी पे बहुत ज्यादा हाँ, फोकस करना है। इस दफा थ्योरी, मैंने तो थ्योरी सही बात है ठीक तरह से की नहीं हुई थी, लेकिन अभी मैं थ्योरी मैंने ज्वाइन कर लिया थ्योरी, इंशाल्लाह मैं ठीक तरह से करूंगी। तो फिर उम्मीद है मैं और अतिया मिलके करेंगे इस दफा। मुझे भी हाँ मिला लीजिए के साथ। मुझे मैम भी। मेरा आपसे चलो मेरा जी ठीक आपसे है, छोटी हम सी अपना एक रिक्वेस्ट करनी ग्रुप है। बना लेते हैं छोटा सा, हेलो। आपस मैम में क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया करेंगे। बातचीत करनी मैम है आपका। मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि जो हमारे थ्योरी के जैसे जैसे मॉड्यूल होते जाए ना, उसके बाद अगर आप हमें थोड़ा सा लाइव सेशन के अंदर 10 मिनट 15 मिनट अगर आप हमें ले लें, तो जो हमारी उससे रिलेटेड हमारी क्वेरीज है ना, वो हम आपके साथ सॉल्व कर लें कि ये मैडम है, और इनको आपने जिस तरह वहाँ बताया कि एमसीक्यूज कर लें एमआरसीयूजी वाले ग्रुप में, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो क्यूरीज होती है ना, वो दिमाग में वहीं रह जाती है। जैसे मैम हमेशा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वो यही पूछते थे कि जी किससे आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इस दफा जैसे ही सवाल हमने पुअर इंडिकेटर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा ना, तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल मतलब घूम गए थे कि हमेशा उसके डायग्नोज पढ़ते रहते थे, अभी पुअर इंडिकेटर भी आ गया। वैसे हाँ बिल्कुल। वो ये मैम बात बड़ी भी है। मुश्किल से जो था ना, वो आरडीडब्ल्यू और एफईपी के अंदर दोनों में रेस थी। लेकिन वो जो था ना, फिर मैं आरडीडब्ल्यू तो मैम जाहिर सी बात है आप करते हैं रेड सेल, तो फिर मैंने एफईपी मतलब उसको चूज किया। लेकिन ये कि ये मैम अगर आप हमें मतलब बाद में 10 मिनट 15 मिनट दे दें हर अभी मॉड्यूल के बाद, तो अभी कर हम लो, ये फिर क्वेश्चन तो भी करो ना, किस बोल रहे हो? क्या ये बोला आपने? मैम ये था पुअर इंडिकेटर ऑफ डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था। उसमें अच्छा। एमसीवी था, एमसीएच था, एमसीएचसी था, आरडीडब्ल्यू था और एफईपी था। हम्म। तो तो वो जाहिर सी बात है मैम सारे ही काम के थे सिवाय जो है वो इनके लिए उसके ना ये जो है एफईपी के। तो एफईपी फिर मुझे तो कैसे लिखते हो उसको? मैम एफईपी जो ये वो है ना इसका फोर्स एक्सपायरेट वो नहीं, इसका कुछ और है मैम, इसका ना मैंने निकाला है। और ये मैम ये शुरू के अंदर रेज्ड होता है, बाद में कम हो जाता है ये ना। कैन यू सी द फ्लैश कार्ड? ये आपकी ई बुक से है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जी मैम। ये आपको फ्लैश कार्ड नजर आ रहा है सामने? जी मैम जी मैम। फ्लैश। जी जी मैम आ रहा देखो, गुड इंडिकेटर तो फेरेटिन है, ठीक है। है। और एनीमिया फोर में इंडिकेटर। एनडीसी भी कम, हेप्सिटिन भी कम, फेरेट सीरम आयरन भी कम और सैचुरेशन भी कम। और ये टीआईबीसी भी ज्यादा, ट्रांसफेरिन ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स भी ज्यादा और आरडीडब्ल्यू भी ज्यादा। तो अगर मैं कहूँ आरडीडब्ल्यू कम है तो ये एक इंडिकेटर नहीं है, इट इट कैन आल्सो बी अ गुड चॉइस, ठीक है। बाकी आपने दूसरा क्या बोला? मैम एफईपी मुझे तो समझ नहीं मेरे आ रहा पास मैम क्या। टॉफी का रैपर था। मैं उस पे लिख के ले आई थी क्योंकि मुझे भी लग रहा था मैं भूल जाऊंगी अब ये ना, ये आखिरी में मैंने स्किप किए हुए क्वेश्चन से। अच्छा, लेकिन फिर अगर मेरा आगे ये कार्ड अगर आपके दिमाग में उस वक्त आ गया ना, तो आराम से हम्म, एक्सक्लूड करके ऑप्शन निकाल लो।
अगर वो एक एलियन सी बात है तो फिर वही होगी ना, वरना ये सारे ही अच्छे इंडिकेटर हैं और इनमें बेस्ट इंडिकेटर जो है वो फेरिटिन है। ऐसे ही था मैम, लेकिन अगर आप मैम ये बाद में हम जैसे अब फेरिटिन एक नहीं था सवाल, ऑप्शन में। नहीं फेरिटिन ही FEP है ना वो इसका। अच्छा अच्छा मैम एक सवाल था कि ग्रेविडा 2 पैरा 0 और एबॉर्शन 1 था, वो OPD में आई है और वो आपसे मतलब ये कह रही है कि मेरे प्रीवियस उसके एक मिसकैरेज है और वो दोबारा मिसकैरेज के बारे में पूछ रही है। तो उसमें ये था कि कैरियोटाइपिंग करेंगे प्रीवियस आप कंसेप्शन की, नॉट प्रिडिक्ट टू एनीवन, FS HLH और लैप एंड डाउन था। तो मुझे मैम ये वाला आंसर बड़ा क्रूअल सा लगा कि नॉट प्रिडिक्ट टू एनीवन, लेकिन अभी जब मैंने इसकी गाइडलाइन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की पढ़ी तो उसमें 3 के बाद कैरियोटाइपिंग कराते हैं मैम, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल 3 के बाद कराते हैं। तो हाँ मैंने तो कैरियोटाइपिंग पे कर दिया था, लेकिन अब मैंने आके जब दोबारा पढ़ी ना तो मैम बड़ी वो हुई, क्योंकि मैम नॉट प्रिडिक्ट टू एनीवन कुछ अजीब सा लग रहा था कि वो मतलब गलत क्रूअल सा आंसर लग रहा था कि आपको। अब अर्ली प्रेगनेंसी वो शुरू हो गया, लेट मी नो जो एग्जाम में मुश्किलात थी आप टेलीग्राम पे मुझे टैग कीजिएगा, ठीक है। ठीक है तो मेरे लाइव सेशन है, इस सेशन जैसे अर्ली प्रेगनेंसी का आई थिंक परसों है, तो देन वी विल डिस्कस, नो वरीज। मैम अब जो थ्योरी कोर्स चल रहा है हमने वो कंटिन्यू कर लेना है जो चल रहा है अभी। मुझे ना आवाज नहीं आ रही, क्या कहा? मैं मैडम कह रही हूँ कि अब जो थ्योरी कोर्स चल रहा है हमने वही कंटिन्यू कर लेना है। बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट द प्रीवियस वन। जो सब्जेक्ट्स अच्छा जी। हो चुके ना वो दोबारा से रिपीट होते रहेंगे, बिकॉज वी हैव एम्पल टाइम टिल 6 मंथ ना, तो विल रिपीट। मैडम नहीं मैडम 24 फेब को है पेपर अब हमारे पास नहीं है। मैम दिसंबर तक तो खत्म हो जाए ताकि हम अरे मैडम हमारी तो मैं तो कहती जनवरी हूँ में मैडम वैसे पहले हवाइयाँ उड़ खत्म जानी होगी। है। नहीं सिलेबस आपका 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में कोर्स कंप्लीट है, देन वी विल स्टार्ट रिवीजन। मैडम इस ठीक दफा भी है। आपने क्रैश कोर्स से पहले शुरू करा देना है जिससे आपने ये पहले कराया था हमारा। जो आप लोग हैं ना, लाइक जो रिपीट करेंगे उनका क्रैश कोर्स पहले स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। ठीक है और मैडम मैडम थ्योरी इंशाल्लाह। हमारी दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल दिसंबर तक। अगर आप आज शुरू कर रहे हो अर्ली प्रेगनेंसी से ऑनवर्ड, वो जी पूरा सिलेबस, इसको आप पहले मॉड्यूल समझे, ऑनवर्ड जी वो सारा बस विद इन 3 मंथ्स विल कंप्लीट, ये लास्ट ऑप्शन। इंशाल्लाह ठीक है। मैडम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ऑल द एक बेस्ट, क्वेश्चन। स्टिल एनी क्वेरी, एक्चुअली आई हैव टू गो। जी जी ठीक। आप भी नमाज पढ़ें सब, ठीक है। थैंक यू सो ओके मच मैडम, मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक ओके। यू जी। ओके।